हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज है 24 मई और 24 मई की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेंगे सभी को हम डिटेल में जानेंगे। टोटल 16 न्यूज़ को कवर किया है, इनको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो पैरेलल न्यूज़ रही थी पिछले दिनों में उनको भी साथ में कवर अप करते हुए चलेंगे। ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट बनती है बैंकिंग एग्जाम के लिए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये है बड़े बड़े सोर्स से जितने भी करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिल रहे हैं सभी का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के ओरिएंटेड है, बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना बिल्कुल ना भूले, हर रोज़ देखिए डेली करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस है। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है, इंडियन रेलवे हैज़ कोलाबोरेटेड विथ आईआईटी मद्रास ऑन इंडिजीनियस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, हमारे पास और टेक्नोलॉजीज है जिसमें जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, लगभग 200 से 250 की स्पीड के आसपास है। जो बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं जो कि मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी, उसकी स्पीड भी 250 किलोमीटर के आसपास की बुलेट ट्रेन की भी, इसकी भी कोई खास स्पीड नहीं है। लेकिन जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? आईआईटी मद्रास ने डेवलप की है। और इस टेक्नोलॉजी में स्पीड की ट्रेन की जो होगी वो होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा ये है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन। और ये सिस्टम किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने इसी के लिए कोलैबोरेट किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ ये एमओयू साइन किया है। तो इतना आप याद रखिए, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? इंडियन रेलवे के साथ। किसके लिए? हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी किस फील्ड से रिलेटेड है? तो आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी हाई स्पीड रेल है। अच्छा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि ये किस टीम ने बनाया है। तो आईआईटी मद्रास की एक टीम है, टीम आविष्कार हाइपरलूप। इस टीम ने इसे बनाया है। तो इतना याद रखिए। और ये फिफ्थ मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी साथ में पैरेलल याद रखिए। रिसेंटली लार्सन एंड टुब्रो के साथ एलएनटी के साथ किस आईआईटी ने एमओयू साइन किया है? टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एलएनटी के साथ किसने साइन किया था? आईआईटी बॉम्बे ने। और रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ने एक और एमओयू साइन किया था, किसके साथ? ये साइन किया था आईएमडी के साथ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ। क्यों? यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप डेवलप करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आईएमडी के साथ आईआईटी बॉम्बे ने एमओयू साइन किया था। और रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने एक टेस्ट बेड डेवलप किया जिसके लिए लीड कर रही है आईआईटी मद्रास, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है 5G टेस्ट बेड। ये जो 5G टेस्ट बेड इसको लीड कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। ये भी साथ में आप याद रखिए। और रिसेंटली आईआईटी हैदराबाद ने भी एक चीज़ डेवलप की थी जिसका नाम है एक्सट्रीम मैसिव मेमो मैक्सिमम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये किसने डेवलप किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जेम क्या होते हैं? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा साइंड एमओयू टू एंगेज वुमेन लेड एमएसईज ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है क्या? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी पीएसयूज है, वो अगर किसी भी प्रोडक्ट की उन डिपार्टमेंट्स को डिमांड है तो वो सिंपल किस पे जाएंगे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट के लिए रूल भी बनाया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इससे ऊपर का प्रोडक्ट इस पर नहीं खरीद सकते। तो इतना याद रखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया है। और इसमें सेल कोई भी कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए रिकग्नाइज्ड लाइसेंस होना चाहिए और गवर्नमेंट रिकग्नाइज करना चाहिए उसको, तो ही वह सेल कर सकती है। अब आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। देखिए, इस न्यूज़ में क्या हुआ कि देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कोई भी अपना सेल कर सकता है, लेकिन इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के द्वारा जितने भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स है, उनके जितने भी एमएससीज है, वो इसमें इंक्लूड नहीं थी, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अब सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ने ये कहा है कि वुमेन्स के जितने भी एमएससीज है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जितने भी वुमेन एंटरप्राइजेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो वुमेन द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी आप गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस पे अपलोड कीजिए, ताकि उनको भी आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बढ़ावा मिले और आत्मनिर्भर महिला को भी बढ़ावा मिले। तो इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट ई प्लेस और
सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के साथ MOU साइन किया है। तो इतना याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बिहार बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम। देखिए पिछली साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें ओडिशा ने टॉप किया था, ओडिशा ने इसमें टॉप किया था, लेकिन इस बार टॉप किसने किया है? बिहार ने इसे टॉप किया है और ओडिशा चला गया है 3rd नंबर पर, और 2nd नंबर पर महाराष्ट्र। 1st नंबर पर बिहार, 2nd नंबर पर महाराष्ट्र, 3rd नंबर पर ओडिशा मशरूम प्रोड्यूसर के मामले में। मशरूम प्रोड्यूसर के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा मशरूम प्रोड्यूस करता है? तो आंसर होगा चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है वो रिलीज़ की है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। जस्ट इतना याद रखिए कि बिहार मशरूम प्रोडक्शन के मामले में टॉप करा है बिहार ने, और लगभग 10.82% सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितना होगा, मैक्सिमम भी 10% ही है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में बढ़ने से पहले बिहार की बात कर लेते हैं, जो कि बिहार अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। बिहार में रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें जो कि NFHS 5 में बताया गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि 2.98 है, और पूरे इंडिया की 2.0 है, और बिहार की 2.98 है। और रिसेंटली बिहार एक और जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ की गई थी, जिसमें डेथ रेट बताया गया कि डेथ रेट बिहार में सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, जो कि कितनी है? 18.3%, और पूरे इंडिया की कितनी है? 6.2%। 6.2% पूरे इंडिया की डेथ रेट है, लेकिन 18.3% ये सिर्फ बिहार की डेथ रेट है, जो कि सबसे ज़्यादा डेथ रेट है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि बर्थ रेट है, जो कि इंडिया की 2.4% घट रही है, ना कि बढ़ रही है, और डेथ रेट बढ़ रही है। तो साथ में ये भी याद रखते हुए चलिए। अगला प्रश्न, अगली न्यूज़ है द इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज्ड ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFRP 2022। देखिए सिंपल इतना समझ लीजिए कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि किस देश में कितने लोग भूख से मरेंगे, या फिर भूख से मतलब हंगर को फेस करेंगे, भूखमरी को फेस करेंगे। ये रिपोर्ट रिलीज़ की। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 7.39 बिलियन लोग 2030 तक भूखमरी को फेस करेंगे, यानी लगभग 7.5 करोड़ लोग सिर्फ भूखमरी को फेस करेंगे 2030 तक ये आंकड़ा बता रहा है। और 2050 तक 4.5 करोड़ लोग, 45 मिलियन पीपल। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना बनेगा कि कितना डेटा है, कितने लोग 2030 तक भूखमरी को फेस करेंगे, तो 73.9 मिलियन बाई 2030। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। और जो पूरी वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है इस भूखमरी के मामले में, सबसे ज़्यादा इंडिया की रैंक है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इंडिया का है। इतना याद रखिए। और रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक 101 थी, 101 रैंक थी, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, 116 कंट्रीज़ में। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है द नेशनल जियोग्राफिक्स इन शॉर्ट नेट जियो सोसाइटी इंस्टॉल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,849 और इसकी जो वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया है वो इंस्टॉल किया गया है 8,830 मीटर्स पर। यानी पहले जो इंस्टॉल था वो था 8,800 पर, जो कि चाइना द्वारा इंस्टॉल किया गया था। और अब अमेरिका की US वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इंस्टॉल किया गया है 8,830 मीटर्स पर। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक पर जो वेदर स्टेशन है, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और इसे कम्प्लीटली फुल्ली जो फंक्शनल है वो 2025 तक किया जाएगा और 2026 को ये नेपाल को सौंप दिया जाएगा और नेपाल इसका फुल कंट्रोल नेपाल के पास रहेगा, टेक्नोलॉजी नेपाल को दे दी जाएगी। और ये वेदर फोरकास्टिंग जो ऊपर का जो स्टेशन है वह सोलर बेस्ड काम करेगा, सोलर एनर्जी से काम करेगा। तो इतना याद रखिए कि पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न कि वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन इंस्टॉल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर बनेगा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी।
इन शॉर्ट नेट जियो सोसाइटी, ये याद रखिए। और रिसेंटली प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र से है, वह पहली ऐसी महिला बन गई है जो 5 टॉप 8000 से ऊपर की जितनी भी पिक्स है उनको 5 पिक्स को क्लेम कर चुकी है, यानी उन ऊंचाइयों को लांघ चुकी है। प्रियंका मोहिते इनका नाम याद रखिए। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले थे सर एडमंड हिलरी। और रिसेंटली नेपाल के एक पर्सन है जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह किया है, 26 टाइम्स फतह किया है माउंट एवरेस्ट को। इतना आप याद रखिए। बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है चाइना फ्लाइज एयरशिप एट रिकॉर्ड एल्टीट्यूड हाइयर देन माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट पे तो ठीक है, हर किसी ने इंस्टॉल किया, जैसे अमेरिका ने इंस्टॉल कर लिया अपना वेदर फोरकास्टिंग, लेकिन चाइना ने इससे भी ऊपर यानी 9032 मीटर की हाइट पर, यानी 200 मीटर अबव द एल्टीट्यूड ऑफ माउंट एवरेस्ट, चाइना ने एक एयरशिप, जो देख सकते हैं इमेज में, एयरशिप जो बिल्कुल लाइट वेट होता है, और एयरशिप जिसका नाम है जीमू नंबर 1 इसको फ्लाई किया है, इसको उड़ाया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। किसके लिए? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वाटर वेपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेस को जानने के लिए, और कई चीज़ें जानने के लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये जानने के लिए, सबसे हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंची हाइट यानी माउंट एवरेस्ट से भी हाइट के ऊपर चाइना ने एयरशिप को उड़ाया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आंसर होगा चाइना। और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना ने बना लिया है, तो ये भी याद रखिए साथ में। रिसेंटली चाइना इज होस्टिंग 14th ब्रिक्स समिट, तो साथ रखिए 2022 का जो एडिशन है, 2022 का 14th एडिशन, ये कौन होस्ट कर रहा है? चाइना होस्ट कर रहा है। और चाइना एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। 2022 के एशियन गेम्स जो कि 2023 में होंगे, पोस्टपोन कर दिए गए। चाइना में कोविड के पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। और रिसेंटली 2024 का यूथ विंटर ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा? 2024 का यूथ विंटर ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा? तो ये भी चाइना ही होस्ट करेगा। चाइना की एक सिटी है गैंगवॉन में ये होस्ट होगा। क्या कौन सा? 24th यूथ विंटर ओलंपिक्स। और 2024 में भी 2024 में एक और ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक, जो भी कहाँ होगा? पेरिस में होगा, जो पेरिस के फ्रांस में होगा। 2024 का समर ओलंपिक। सॉरी, ये दो यूथ गेम्स है 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक्स, ये साउथ कोरिया की गैंगवॉन सिटी में है। अगला प्रश्न, अगली न्यूज़, एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक इश्यूज CNY यानी चाइनीज़ युआन 7 बिलियन। एनडीबी इश्यूज 7 बिलियन युआन और वी कैन से $1.04 बिलियन पांडा बॉन्ड इन चाइना इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट। देखिए पांडा बॉन्ड जो होते हैं, ये पांडा बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनडीबी, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये रिलीज़ कर सकते हैं पांडा बॉन्ड। और पांडा बॉन्ड सिर्फ चाइनीज़ करेंसी में ही रिलीज़ होंगे। जो चाइनीज़ करेंसी है रेनमिनबी, इसी में रिलीज़ हो सकते हैं और इसे सिर्फ चाइना के मार्केट में ही रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि सबसे बड़े अमाउंट का आज तक का सबसे बड़े अमाउंट का जो बॉन्ड जारी हुआ वो किसने किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि 7 बिलियन चाइनीज युआन और वी कैन से $1.04 बिलियन का ये पांडा बॉन्ड है। और ये रिलीज़ किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। और इसके मैच्योरिटी पीरियड है वह है 3 साल। कितनी साल का मैच्योरिटी पीरियड है? 3 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो याद रखिए। और जो रेनबिनबी है ये चाइना की करेंसी है, इसका मतलब होता है पीपल्स करेंसी इसका मतलब होता है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, एज पर द UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इंडिया टू ग्रो 6.4% इन 2022। 2022 यानी 2022 का जो ईयर है जनवरी टू दिसंबर, इसमें इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वह GDP ग्रोथ कितनी रहेगी? 6.4%। ये किसने कहा है? ये कहा UN की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA ने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ 6.4% रहेगी 2022 में, और जो कि UN के अंतर्गत
बताती है। और जो रिलीज़ की गई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार। और रिसेंटली एस.एन.पी ने भी 2023 की जीडीपी ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया है और अब कर दिया है 7.3। तो आप याद रखिए कि एस.एन.पी के द्वारा जो बताई गई जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वह है 7.3% और यूएन के द्वारा जो बताई गई है वह है 6.4%, जो कि 2022 की इन्होंने बताई है। रिसेंटली आईएमएफ ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया था और वो फोरकास्ट किया था 8.2% फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने भी फोरकास्ट किया है 8%। और मॉर्गन स्टैनले ने बताया है 7.6%। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार 7.6%, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8%, आईएमएफ के अनुसार 8.2% और एस.एन.पी के अनुसार 7.3% और 2022 के लिए यूएन के अनुसार 6.4%। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा आप याद रखिए। अगली न्यूज़, अडानी ग्रुप एक्वायर्स फ्रेंचाइज इन यूएई T20 लीग। देखिए, जैसे हमारे देश में आईपीएल होते हैं वैसे यूएई में T20 लीग होती है। और T20 लीग में क्या हुआ, अडानी ग्रुप ने अपनी एक फ्रेंचाइजी खरीद ली है यूएई T20 लीग में। ये पहली कंपनी नहीं है जिसने ऐसा किया है, पहले भी ग्रांडी मल्लिकार्जुन राव जो जीआरएम ग्रुप के हेड है, इन्होंने भी इसमें फ्रेंचाइजी ली है। कार्पी ग्लोबल ने भी इसमें फ्रेंचाइजी ली है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी इसमें फ्रेंचाइजी ली है यूएई T20 लीग में। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने भी अपनी फ्रेंचाइजी इसमें ले ली है। तो याद रखिए, अडानी ग्रुप के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, एक सब्सिडरी आती है जिसका नाम है अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा इसे एक्वायर किया है यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइज को। तो आप याद रखिए, सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि रिसेंटली इन द मे मंथ यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजीज लेने वाला कौन सा ग्रुप है, तो आंसर होगा अडानी ग्रुप ने ये ली है। तो इतना आप याद रखिए। और यूएई T20 लीग की बात करें तो ये हैं 6 टीम्स, इसमें 6 टीम्स है और 34 मैचेस इसमें होंगे। रिसेंटली अडानी ग्रुप का एक सब्सिडरी है अडानी विलमार। और अडानी विलमार पहली मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ी एफएमजी बन गई है, एफएमजीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और एफएमजी बनने वाली कौन सी कंपनी बन गई 2022 में, अडानी ग्रुप की विलमार। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और इसकी सब्सिडरी एससीसीसी में 10 कुछ अमाउंट बिलियन के लिए डील की है, यानी एक्वायर कर लिया है अंबुजा सीमेंट को और इसकी सब्सिडरी एससीसी को। और रिसेंटली यूएई की बात करें तो यूएई के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहायन उनका नाम है। तो ये नाम इनका याद रखिए। और रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूएई के साथ एमओयू साइन किया जिसका नाम है इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है, इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। अगला प्रश्न है, सऊदी अरेमको ओवरटुक एप्पल इंक एज ए वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 2020 से एप्पल टॉप कंपनी थी जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में, और अभी से रिप्लेस कर दिया सऊदी अरेमको ने। सऊदी अरेमको का पूरा नाम है सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी। और ये सऊदी अरेबिया की एक पब्लिक कंपनी नहीं कि प्राइवेट, ये पब्लिक कंपनी है। और रीज़न क्या है कि देखो वॉर के कारण रसिया का ऑयल बंद कर दिया गया और अब ऑयल की प्राइजेस बढ़ गई है। तो इस ऑयल की प्राइजेस बढ़ने के कारण ही सऊदी अरेमको जो कि ऑयल कंपनी है, इस ऑयल के प्राइजेस बढ़ने के कारण इन्हें काफ़ी इस साल प्रॉफिट हुआ है। इसी वजह से सऊदी अरेमको टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई, जिसका जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वह है $2.43 ट्रिलियन। तो ये याद रखिए, लगभग इंडिया की जीडीपी के बराबर इसका सिर्फ वैल्यूएशन है। और ये जो सऊदी अरेमको है इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया की भी एक सिटी है धहरान, इस धहरान में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए, सऊदी अरेमको का हेडक्वार्टर है धहरान में। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, कैपिटल रियाद, और रियाल इसकी करेंसी है, कैपिटल इसकी रियाद है। अगला प्रश्न है, 31st एडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन वियतनाम इन 2022। जो 31st एडिशन है ये होस्ट होने जा रहा है 2021 में, और 2022 में होगा
33 एडिशन 2025 में, और 2027 में 34th एडिशन होगा। तो 31st एडिशन 2021 का जो कि कोविड के कारण नहीं हो पाया था, और अब ये 2022 में हो रहा है, और इसका जो होस्ट कंट्री वह है वियतनाम। 2021 का एडिशन जो होस्ट कर रहा है वह वियतनाम है। किस गेम का? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, यानी एशियन कंट्रीज़ का जो गेम है वह वियतनाम होस्ट करने जा रहा है। और एशियन कंट्रीज़ में आती है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये कंट्री जिसमें आती है, इंडिया इसमें नहीं है। और आसियान कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और इंडोनेशिया की ये कैपिटल अब नई हो गई है, और इसका नई कैपिटल का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रिसेंटली वियतनाम न्यूज़ में था। वियतनाम ने एक सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बनाया है, जिसकी साइज़ है, जिसकी जो लेंथ है, जिसकी डिस्टेंस है वह 632 मीटर है। 432 मीटर लंबा ब्रिज है, और इसे ब्रिज को बनाया है सोन ला प्रोविंस में, और सोन ला प्रोविंस के भी मोक चाउ डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया है, सोन ला प्रोविंस के वियतनाम में, जो कि 632 मीटर लंबा है। और वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और करेंसी है यहाँ की डोंग। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड उत्कर्ष समारोह इन गुजरात। रिसेंटली एक उत्कर्ष समारोह और एक हुआ था उत्कर्ष महोत्सव, दोनों में डिफरेंस है। उत्कर्ष महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली की है। इसने ऑर्गेनाइज करवाया था उत्कर्ष महोत्सव, लेकिन उत्कर्ष समारोह ऑर्गेनाइज करवाया है गुजरात ने। ये क्यों ऑर्गेनाइज करवाया है? इनकी 4 स्कीम थी। ये 4 स्कीम हैं: गंगा स्वरूप आर्थिक सहायक योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, और निर्धार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना, राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। ये जो 4 योजनाएं हैं जो कि सोशल रिफॉर्मिंग के रिगार्डिंग जो स्कीम्स है, इनके 100% इम्प्लीमेंटेशन और 100% सक्सेस को देखते हुए ये महोत्सव आयोजित करवाया गया, उत्कर्ष महोत्सव। और इसे एड्रेस किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और एड्रेस किस स्टेट ने किया है? तो आंसर बनेगा गुजरात। तो इतना आप याद रखिए। और गुजरात की किस जगह पे ये समारोह आयोजित हुआ? बहरूच में ये आयोजित हुआ था। तो ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, बहरूच में, गुजरात के बहरूच में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ। और उत्कर्ष महोत्सव सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यू दिल्ली के, उसमें आयोजित हुआ था। तो इतना आप याद रखिए। रिसेंटली एक गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है, गांधीनगर में इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया। और गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है सांबरकाठा में पहला लिथियम आयन बैटरी का प्लांट जो कि इंस्टॉल किया गया था, लेकिन इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जो कि कहाँ पर है? सांबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात का है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट है, जिसे एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की कंपनी है, इसके द्वारा, और जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है लेक लेंचे, इन दोनों के द्वारा प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है। और इन दोनों के द्वारा जो कंपनी बनाई गई, उसका कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट चेंज। अगर एग्जाम में पूछा प्रश्न जाए तो आंसर होगा नेक्स्ट चेंज प्रोड्यूस कर रही है लार्जेस्ट लिथियम बैटरीज। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को एक लोन भी दिया है। और लोन किसके लिए दिया है? श्रेष्ठ प्रोग्राम के लिए। श्रेष्ठ प्रोग्राम जो कि हेल्थ इंप्रूवमेंट का इनिशिएटिव है, श्रेष्ठ, इसी के लिए 350 मिलियन डॉलर का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। ये भी आप याद रखिए। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के जो एमडी एंड सीईओ है वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन है स्टेप डाउन, यानी इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। इनका कहना है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पर फोकस करेंगे रादर कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो जस्ट मगअप की वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन, जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, और अभी अब आने वाली न्यूज़ जो होगी वो इनके न्यू अपॉइंटमेंट की होगी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल ये याद रखिए, वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन ने रिजाइन कर दिया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जहाँ पे इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में।
युवा टूरिज्म क्लब इनिशिएटिव हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कोलैबोरेशन ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर युवा टूरिज्म क्लब लॉन्च किया है। और ये युवा टूरिज्म क्लब का मकसद है कि बच्चों को ना केवल एजुकेशनल बल्कि हेरिटेज एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाए। हेरिटेज एजुकेशन को भी प्रोवाइड कराने के लिए युवा टूरिज्म क्लब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CBSE के द्वारा। और इसके लिए कोलैबोरेशन किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ। और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेशन करने के लिए भी इसे लॉन्च किया है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मई। 2022 का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वह 20 मई को मनाया गया और ये हर साल 20 मई को ही मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022। तो ये आप याद रखिए। और इस साल की जो थीम है वह है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल ईरा। मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल ईरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, एग्जाम में इसके पूछने के पूरे चांसेस है। मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल ईरा इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और इसे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेट्रोलॉजी, द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आप याद रखिए, 20 मई को हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। लास्ट पर्सन, M. Venkaiah Naidu रिलीज द बुक नेम्ड मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये एक बुक है और इसे एंथोलॉजी भी कह सकते हैं। एंथोलॉजी है ये जो कि PM मोदी पर बेस्ड है और इसे ऑथर नहीं किया गया, इसे कंपाइल किया गया है। देखो एंथोलॉजी कंपाइल किया जाता है। एंथोलॉजी एक ग्रुप ऑफ ये कह सकते हैं कि पोएम्स होती है, स्टोरीज होती है और ये कंपाइल की गई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। इसे कंपाइल किया गया। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इनका नाम पूछा जाएगा कि किस फाउंडेशन ने इसको कंपाइल किया था, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। तो ये था आज का सेशन 24 मई का। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में 25 मई के में। तब तक के लिए गुड बाय।